नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ ईयर प्लान यानी इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, आर्थिक नियोजन। फिफ्थ ईयर प्लान यहाँ से, क्योंकि सीजीएल में ये आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि अब फिफ्थ प्लान रहा नहीं, अब नीति आयोग रहा, तो नीति आयोग से भी एक दो प्रश्न हम लोग एक अलग से एपिसोड में नीति आयोग को पूरी जानकारी दे लेंगे। हम लोग यहाँ पूरी विस्तृत में नहीं जाएंगे क्योंकि समय कम है, तो टू द पॉइंट जहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है बस उस टॉपिक को देखेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। अभी सिर्फ हम लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिफ्थ ईयर प्लान। जो बंधु हमारे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सीजीएल के जो भी पेपर 3 के सिलेबस हैं आप सभी यहाँ पे टू द पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे आप। तो आप लोग स्टार्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। और स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत के जो प्लानिंग कमीशन जो पंचवर्षीय योजना है उसका क्या हुआ। पहला पॉइंट यदि हम देखें तो भारत में जो नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में एक किताब आई थी, इसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। इस किताब में, इस बुक में, ये जो बुक लिखे थे वो बुक 1934 में प्रकाशित हुआ था और ये निकाला गया था, इनके जो लेखक थे सर एम विश्वेश्वरैया। ये क्वेश्चन पूछता है, एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है, तो एम विश्वेश्वरैया। सबसे पहले आर्थिक नियोजन यानी सूत्रधार जो कहा जाता है इसी किताब से स्टार्ट होता है, कि इस किताब में भारत की नियोजन की आवश्यकताओं के संदर्भ में पहली विस्तृत जानकारी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में जो नियोजन की आवश्यकताओं पर जो है पहली बार जो कांग्रेस की हरिपुरा यानी 1938 में हरिपुरा में अधिवेशन होता है, तो हरिपुरा अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई जाती है। नियोजन समिति बनाई जाती है और इसके गठन करके इसकी जो अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति की गठन की जाती है और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की जाती है। 34 में पहली बार प्रकाशित होता है नियोजन के बारे में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया। फिर इसके नियोजन की भारत में आवश्यकताओं, इसकी संभावनाओं पे विचार का गंभीर विचार ये सब करने के लिए 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में नेशनल नियोजन समिति की गठन की जाती हो, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं इनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। फिर इसी संदर्भ में जो है मुंबई के 8 उद्योगपति द्वारा जो है 1944 में 1944 ईस्वी में, और इस 8 जो उद्योगपति थे इसमें मेन भूमिका निकाल रहे थे आदेशीर दलाल। इन्हीं के देख रेख में एक बॉम्बे प्लान आता है, बॉम्बे प्लान आता है और इसी बॉम्बे प्लान देखते हैं, इसमें जो आर्थिक विकास के संदर्भ में ये प्लान बनाई जाती है। यदि आप देखेंगे कि 1944 से पहले 43 में एक गांधीवादी योजना भी आता है, इसको भी आप एक बार देख लें कि 1943 में
ठीक है, 1 साल पहले गांधीवादी योजना आता है, गांधीवादी योजना, और ये लाते हैं श्री मन्ना नारायण। तो श्री मन्ना नारायण द्वारा जो है गांधीवादी योजना 1943 में लाते हैं। फिर देखते हैं 1944 में बॉम्बे प्लान आता है, आदेशित दलाल के अध्यक्षता में 8 उद्योगपति मुंबई के रहते हैं। फिर आता है 1945 में जो है पीपुल प्लान आता है, जन योजना जिसको कहते हैं, जन योजना पीपुल प्लान जो है वो लाते हैं एम एन राय। और फिर 1945 के बाद 1950 में आता है सर्वोदय योजना, 1950 में आता है सर्वोदय योजना, और ये लाते हैं जय प्रकाश नारायण, JPA। तो सर्वोदय नारायण जो है वो सर्वोदय प्लान जो है वो लाते हैं जयप्रकाश नारायण 1950 में। 1945 में देखते हैं पीपुल प्लान आता है, जन योजना आता है जो लाते हैं MN राय। ये बेसिक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, याद हो। इस अभी विस्तृत में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया, ये जब JPSC के लिए स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप लोग को बताएंगे। अभी टू द पॉइंट पढ़िए कि ये चीज़ यदि तथ्य याद है तो आपसे प्रश्न नहीं छूटे जाएंगे, इसलिए टेंशन मत लीजिए। दूसरी बात है प्लानिंग योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। 1946 में एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था केसी नियोगी, और इस केसी नियोगी के समिति के सिफारिश पर ही प्लानिंग कमीशन का जो है गठन होता है 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि जो प्लानिंग कमीशन है, जो योजना आयोग है, इसे 1 जनवरी 1950 को केसी नियोगी के जो समिति थी उसके सिफारिश पर गठन होता है। यह एक गैर सांविधिक और परामर्शदात्री निकाय है। क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में कौन संवैधानिक है, परामर्श संस्था है, तो आप यहाँ से ये प्रश्न बन जाते हैं। गठन कब होता है, ये है। तो फिर हम देखते हैं कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इसके जो 3 होते हैं वो पूर्णकालिक सदस्य होते थे, 3 आंशिक सदस्य होते थे, नहीं पूछेगा। आप इतना सिर्फ याद रखिए कि इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, प्रधानमंत्री, और इसके 1 उपाध्यक्ष होते थे, गुलजारी लाल नंदा पहले उपाध्यक्ष थे इसके। तो और अंतिम उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे बताइए, अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अब प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो आपके कौन हुए, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। और अंतिम कौन हुए, 1915 में जो नीति आयोग का गठन हुआ तब तक योजना आयोग था, इसलिए
देखते हैं कि आप 2014 के जो लाल किले हैं वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसको नीति आयोग का बताते हैं कि नीति आयोग होगा, इसलिए उस समय अंतिम प्रधानमंत्री हमारे थे नरेंद्र मोदी। ठीक, यहाँ से दो जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यदि तत्व को यदि हम देखें, तो योजना आयोग जो है, इस योजना आयोग का जो अंतिम रूप देता है, जो योजना बनाई जाती है और अंतिम रूप देता है, उसमें अहम भूमिका होता है एनडीसी का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को करी गई और इसके जो अध्यक्ष होते हैं और इसके जो सचिव होते हैं, जो योजना आयोग के अध्यक्ष और सचिव होते हैं, वही इसके होते हैं। यदि 6 अगस्त 1952 में जब इसकी गठन की गई थी, उस समय जो राज्य के मुख्यमंत्री होते थे वो सभी इनके सदस्य होते थे, लेकिन 1967 के बाद केंद्रीय मंत्री परिषद और योजना आयोग के जितने सदस्य होते हैं, सभी सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के जो भी प्रशासक होते हैं, वो सभी को इसके सदस्य बना दिए गए। जो एनडीसी है, उस एनडीसी का यदि आप एक दो कार्य को देखें कि समय समय पे जो राष्ट्रीय योजना है उसका संचालन का मूल्यांकन करता है, सामाजिक और आर्थिक नीतियों के ये एनडीसी समीक्षा करते हैं और जो प्लान तैयार की जाती है उसको अध्ययन करके, उसको विचार विमर्श करके अंतिम रूप प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछता है कि प्लान का अंतिम रूप प्रदान कौन करता है, तो एनडीसी ही, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद के स्वीकृति के बाद ही आपकी योजना जो प्रारूप है, जो प्लान की जो प्रारूप होता है, वो प्रकाशित किया जाता है। अब कहेंगे सर एक अंतर्राज्यीय परिषद भी हम पढ़े हैं, तो ये आप पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। जो अंतर्राज्यीय परिषद है, एक लाइन देख लीजिए, अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल, ये अनुच्छेद में पढ़े होंगे 263 में। यह एक संवैधानिक संस्था है जो स्टेट यानी जो केंद्र है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उस दोनों के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए जो राष्ट्रपति जी होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आर्टिकल 263 के तहत की जाती है। यह केंद्र और राज्य के मध्य यदि कोई विवाद हो, उसके बीच जो जांच हो, सलाह दी जाती है, तो ये है। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक योजना के बारे में देखते हैं। यहाँ से आप थोड़ा देखिए, जो इम्पोर्टेंट होगा वही बताएंगे, बाकी बाद में। पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है वो आया था 1951, 5 ईयर का प्लान है 55। यह जो फर्स्ट ईयर है, वो जो मॉडल है वो हैरो-डोमर जो समृद्धि मॉडल है, उसी मॉडल पर आधारित है। इसकी जो प्राथमिकता थी वो कृषि पर एग्रीकल्चर था। और इसी पंचवर्षीय योजना में जो है 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चलाया गया और 1953 में जो है ये राष्ट्रीय प्रसार सेवा भी प्रारंभ की गई। 5th ईयर प्लान में ही भाखड़ा नागर दामोदर घाटी परियोजना, क्योंकि 1948 में हो जाता है, हीराकुंड महापरियोजना जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इसी फर्स्ट ईयर का ही प्लान है। आप लोग क्या याद रहेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से
1965 तक चली। किस योजना पे है? हेरोडोमर योजना पे संबंधित है। किस पे केंद्रित है? कृषि पे केंद्रित था। 1952 में इसी पंचवर्षीय योजना में जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, क्वेश्चन पूछता है। और राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो है 1953 में जो है स्टार्ट की गई। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना से इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इससे ज़्यादा किसी भी हालत में आप आगे नहीं बढ़े। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ ईयर प्लान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। 1956 से लेके 61 तक चला। इसमें इंडस्ट्रियल मतलब उद्योग को जो है प्रमुख योगदान बनाया गया, जो भारी उद्योग था, इंडस्ट्रीज था उसका, क्योंकि इसी में आप देखते हैं राजे, भीरू और दुबे आते हैं। राजे का मतलब क्या? देखिए ट्रिक है याद करने। राजे राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है वो जर्मनी के सहयोग से बना। भीरू भिलाई इस्पात रसिया सोवियत संघ से बना। दुबे दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो पश्चिम बंगाल में है वो ब्रिटेन से बना। दुबे आप याद रखिएगा, राजे या भीरू राजे दुबे या राजे भीरू दुबे। ये कब आता है? राजे राउरकेला इस्पात जर्मनी के सहयोग से, क्वेश्चन पूछता है। भीरू भिलाई रसिया के संबंध से, क्वेश्चन पूछता है। और इस्पात जो संयंत्र दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है वो ब्रिटेन के सहयोग से आता है। जो चितरंजन लोकोमोटिव है वह भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाई जाती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कंप्लीट। यहाँ से पूछेगा किस मॉडल पे है, और यहाँ से पूछेगा उसका उद्देश्य क्या है, उद्योग, और यहाँ से पूछेगा ये भीरू दीरू राजे की किस पंचवर्षीय योजना में है, या पूछ देगा किस देश की सहयोग से इसका स्थापना किया गया। ठीक, अब हम चलते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो 1961 से लेके 66 तक था। यह जो पंचवर्षीय योजना तीसरा था वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिमान यानी टेक ऑफ स्टेज पर जोर दिया। टेक ऑफ स्टेज पे जोर दिया जाता, क्योंकि आप देखते हैं कि 1961-64 के पीरियड में ही इंडिया चाइना का युद्ध होता है। 1962 में आप देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है 1965 में, समझिए। और जो भीषण सूखा भी होता है इसी पीरियड में 1965 और 66 के बीच में भारत में जो है सूखा भी होता है। अब समझिए कि ये सब विपत्ति तीसरे पंचवर्षीय योजना में ही सब कुछ आ गया, जिसमें टेक ऑफ स्टेज पे जोर दिया गया, आत्मनिर्भर पे जोर दिया गया, और स्वतः स्फूर्तिमान पे कहा गया आत्मनिर्भरता के साथ। लेकिन इस बीच में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है। इस बीच में तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है इंडिया चाइना पाकिस्तान सूखा आ जाता है। इसी योजना में जो है रुपये का अवमूल्यन भी होता है। ये थर्ड ईयर प्लान में ही हमने देखा कि 1964 में जो बोकारो में इस्पात संयंत्र रूस की सहयोग द्वारा स्थापित किया जाता है। इसी पंचवर्षीय योजना में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में गठन कर दी जाती है, स्थापना किया जाता है। आप देखेंगे कि जो आपके IDBI बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कर दी जाती है। आपके फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में इसी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट होता है। जो आपके APC बनता है, एग्रीकल्चर जो आयोग है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो है 1965 के आसपास, ये भी इसका गठन कर दिया जाता है।
अर्थात ये भी कहा जाता है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना था और तीसरी पंचवर्षीय योजना था, सरकार ने इसे ट्रिकल डाउन थियरी का अनुसरण किया था। ये प्रश्न नहीं पूछेंगे आपसे, छोड़िए अब क्या है वो सब अंदर नहीं जाना है अभी। आप सिर्फ इतना जानिए कि थर्ड ईयर प्लान जो है यह असफल भी रहा। ट्रस्ट का बोकारो से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसलिए याद रखिएगा, IDBI UTI से प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए इसको इतना याद रखना है। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसी की असफलता के बाद हम देखते हैं कि वार्षिक योजना ले आई जाती है। वार्षिक योजना जो लाई जाती है 3 वार्षिक योजना लाई जाती है। क्वेश्चन पूछता है 3 वार्षिक प्लान लाया जाता है। ये 3 वार्षिक योजना 1966 से लेके 69 तक लाया जाता है। इसे 3 वार्षिक परसेंटेज को प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है। और इसी 1969 के में देखते हैं, 1969 में जो देखते हैं एक लीड बैंक योजना की भी शुरुआत होता है। लीड बैंक योजना की भी शुरुआत की जाती है। और लीड बैंक योजना इसलिए शुरुआत की जाती है क्योंकि 1969 में नरीमन से एक समिति बनाई थी। नरीमन समिति के सिफारिश पर जो है यह योजना स्टार्ट करता है। और क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक होता है, उसी के द्वारा इस डिस्ट्रिक्ट के जो भी विकास से संबंधित चीज़ें हैं, सरकार की योजनाओं को उसी बैंक के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। तो इस लीड बैंक योजना 90 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए याद रखिएगा लीड बैंक योजना 1969 से नरीमन समिति के सिफारिश पर जो है इसे शुरुआत की गई थी। जो 3 वार्षिक योजनाएं थी इस पे कृषि के क्षेत्र पर ज़्यादा जोर दिया गया था। और इसी 3 वार्षिक योजना के अंतर्गत आप देखते हैं कि हरित क्रांति भी इसी के बीच आता है। ठीक, इतना आप याद रखेंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 1960 हरित क्रांति जो है 1966-67 में आप देखते हैं इसी योजना के अंतर्गत आता है। हरित क्रांति 1966 से 67 के बीच। अब आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना आता है 1969 से लेकर 74। और इस योजना का उद्देश्य होता है एक कि जो आर्थिक विकास हो वो अस्थिरता के साथ हो, यानी ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। और दूसरा बताया गया कि आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाया गया, यानी जो हम प्रोग्रेस करें वो सेल्फ रिलायंस करें। और इस चौथी पंचवर्षीय योजना का जो रूपरेखा है तैयार किए थे गाडगिल साहब, DR गाडगिल। और आप देखते हैं कि इसी चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 74 तक रहा, तो आप देखते होंगे कि 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जुलाई 1969 में। 1974 में 1974 में जो है जब ये अंतिम चरण में चल रही थी ये पंचवर्षीय योजना, परमाणु परीक्षण भी होता है। अब उसका आपको पता होना चाहिए, क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। और इसी के लिए जो तीसरी वार्षिक परियोजना देखे होंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ये सूखा भी एक कारण था असफलता का 1966 में। इसमें एक कार्यक्रम चलाई गई थी 1973-4 में, सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम DPAP। और 1969-74 में ही जो परिवार नियोजन कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इतना हम लोग देख लेंगे चौथी पंचवर्षीय। अब आता है 5th पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना।
फिफ्थ पंचवर्षीय योजना 5 ईयर, ये 1974 से लेकर 79 तक चला। इसका मुख्य उद्देश्य दिया गया कि निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, गरीबी या निर्धनता का उन्मूलन और साथ में आत्मनिर्भरता का प्राप्त करना, इसका ये दिया गया। जो फिफ्थ ईयर प्लान था उसका मॉडल था डीपी धर और डीपी धर महोदय के द्वारा जो है ये फिफ्थ ईयर प्लान आया। फिफ्थ ईयर प्लान में ही देखते हैं कि क्षेत्रीय रीजनल बैंक की स्थापना होता है 2 अक्टूबर 1975। इसी पंचवर्षीय योजना में 1977-78 में है। देखिए बाकी रेलवे बैंक का जो है, बैंकिंग में जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ विस्तृत बता देंगे कि इसमें स्टेट का, बैंक प्रयोजक का, केंद्र सरकार की कितनी भागीदारी, ये सब तो विस्तृत चलेंगे, ठीक है। तो अभी पंचवर्षीय योजना में इतना देख लें कि RRB 2 अक्टूबर 1977-78 में 77-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। जो 1974 था उसी 1974 में ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की प्रारंभ की गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं फिफ्थ पंचवर्षीय योजना जो है यह डीपी धर के द्वारा स्टार्ट किया गया। अब आता है बीच में रोलिंग प्लान, जिसको कहा जाता है अनवरत योजना। अनवरत योजना 1978 से लेके 80 तक चला। क्योंकि देखते हैं जो फिफ्थ प्लान होता है वह अपने 5 वर्ष पूरा करना रहता है, लेकिन एक वर्ष पूर्व ही यह फिफ्थ योजना को समाप्त कर दी जाती है। और 1900 फिफ्थ प्लान जो है समाप्त करने के बाद अनवरत योजना 1978 से 80 तक लाया जाता है, जिसका प्रतिपादन करते हैं गुनार मिंडल। और गुनार मिंडल की एक किताब है एशियन ड्रामा। उस किताब में इसकी अवधारणा की पूरी विस्तृत जानकारी मिलती है। भारत में जो अनवरत योजना लाते हैं प्रोफेसर डी.टी. अग्रवाल, डी.टी. लकड़वाड़ा। क्योंकि ये अनवरत योजना कहीं ना कहीं गांधीवादी नीति का ही अनुसरण किया गया था, इसीलिए यह अनवरत योजना गुनार मिंडल की किताब देखते हैं आप, एशियन ड्रामा, इसमें अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। भारत में यदि इस अवधारणा को देखें तो डीपी लकड़वाला के द्वारा किया गया था। और आप देखते हैं इसी अनवरत योजना के तहत ग्रामीण युवा के जो स्वरोजगार परीक्षण जो है ट्राइजेम की शुरुआत की गई थी 1979 में। और साथ में जो स्वर्ण जयंती योजना है ग्रामीण स्वराज के लिए 1999 में जो है, इसमें देखते हैं बाद में इसमें शामिल कर दिया गया। जो ग्रामीण स्वराज प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइजेम था वो 1979 में स्टार्ट होता है, जिससे 99 में जो है 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में शामिल कर दिया जाता है। इससे बाद ही देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना है, और छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार स्टार्ट होता है। पहली बार जो है जनता की सरकार द्वारा स्टार्ट की जाती है 1978 से 83, यह सिर्फ 2 ईयर तक चली। फिर देखते हैं दूसरी बार 1980 में इसे कांग्रेस की सरकार द्वारा प्रारंभ कर दी जाती है। और छठी पंचवर्षीय योजना जो है आप देखते होंगे 80 से 85 तक इसी पंचवर्षीय योजना में आपके जो ग्रामीण विकास में जो गरीबी के लिए स्टार्ट होता है
जो सबसे ज़्यादा बल दी जाती है और गरीबी का जो निर्धारण होता है। और डीपी लकड़वा कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में यदि 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग गरीबी नहीं कर पाते हैं तो वो होते हैं गरीबी रेखा से नीचे, यानी परिभाषित कर दिया गया था। और इसी छठी पंचवर्षीय योजना में 6 बैंक का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1980 में। और इसी छठी योजना में नाबार्ड का भी स्थापना कर दिया गया था 12 जुलाई 1982 में। एग्जिम बैंक का भी स्थापना 1982 में इसी छठी योजना के तहत कर दी गई थी। 7वीं योजना सेमंथ प्लान जो है वो देखते हैं 1985 में आता है। 7वीं परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो था आधुनिकीकरण पे था, आत्मनिर्भरता पे था और सामाजिक न्याय पे बल दिया जा रहा था। इस प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना में यदि मेन चीज़ को देखें तो देखते हैं कि डाक विभाग में जो स्पीड पोस्ट की व्यवस्था है 1986 में जो स्पीड पोस्ट आता है इसी सेवंथ प्लान का ही देन था। एक चीज़ सिख पंचवर्षीय योजना में देख लीजिए। देखिए, आपको बताए थे कि गरीबी निवारण की जो प्राथमिकता थी वो 5th प्लान में था। ठीक, इसको जो गौर कीजिएगा, 5th प्लान में गरीबी निवारण की आवश्यकता थी, लेकिन जो गरीबी हटाओ का नारा है, गरीबी हटाओ का जो नारा है वह इंदिरा गांधी देती है 6th प्लान में। और रोजगार के लिए जो है स्टैंडर्ड पर्सन ईयर जो है 6th योजना में ही मनाई गया थी, याद रखिएगा। और स्टैंडर्ड पर्सन ईयर का मतलब क्या है उसको भी एक बार समझ लीजिए। तो हमने कहा कि गरीबी निवारण की प्राथमिकता कब मिलता है? 5th में। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी देती है 6th प्लान में। और 6th में ही जो है आता है स्टैंडर्ड पर्सन ईयर। स्टैंडर्ड पर्सन ईयर का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति 8 घंटा 8 आवर यदि प्रतिदिन हिसाब से 273 डेज कार्य करने में नियोजित है तो उसे मानक व्यक्ति की दृष्टि से रोजगार युक्त कहेंगे। यदि 8 घंटा कोई व्यक्ति प्रतिदिन हिसाब से 273 दिन तक नियोजित है तो उसको हम स्टैंडर्ड पर्सन ईयर के रूप में बोला जाता है। ठीक, ये थोड़ा याद रखिएगा। बताते हैं कि जो गरीबी से संबंधित है और आर्थिक नियोजन जो है वो पूछता है किस अनुसूची में है, समवर्ती सूची में है, ये भी थोड़ा याद रखिएगा, भूल गए थे बोलो। तो इस प्रकार है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है, और यही 7वीं पंचवर्षीय योजना में एक चीज़ और याद रखिए, सेवंथ ईयर प्लान में ही आता है हिंदू वृद्धि दर। हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है कि 3 से लेकर 3.5% रहे तो वह एक हिंदू वृद्धि दर आता है। और हिंदू वृद्धि दर को जो वर्णित करते हैं वो पढ़ते हैं प्रोफेसर राजकृष्ण। प्रोफेसर राजकृष्ण जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित करते हैं और वो करते हैं 3 से लेकर 3.5%। अब आते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना है वो आधारभूत ढांचे 1992 से 97 तक रहा। आधारभूत ढांचे पे विकास दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन का विकास। और इसी पंचवर्षीय योजना में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भारत बनता है 1 जनवरी 1995 को। इसके बाद हम लोग देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना कोई नहीं पूछेगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना थोड़ा देख लीजिए और 12वीं देख लीजिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से लेके 12 तक आता है। इसका जीडीपी वृद्धि, इसका जो लक्ष्य होता है वो होता है तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। इसका जीडीपी
का वृद्धि दर होता है 7.9, लेकिन लक्ष्य रखा जाता है 9%। तो इस प्रकार हुआ। आपको एक चीज़ और दिखा दें, ये देखिए आर्थिक नियोजन में जो पंचवर्षीय योजना था उसका देखिए 5th ईयर प्लान ये चला। इसके जो हैरो डोमर मॉडल पे है ये देख लीजिए। नेहरू दूसरा जो है 1956 नेहरू महासुनोबीज पे है। तीसरा देखिए, चौथा क्वेश्चन पूछता है क्या अधिकार, ये है। ये सेक्शन को नहीं देखना है, बस आपको समावधि देख लीजिए, मॉडल क्या नाम है और केंद्र बिंदु। यहाँ से एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जो प्रश्न पूछा जाएगा इसका ट्रिक समझ लीजिए। पहले 12th प्लान पे हम बता देते हैं, यहीं पे जो है 12th प्लान आपको बता दें, समझ लीजिए। पहले 12th प्लान चले। 12th प्लान में है क्या? 12th प्लान में है, इसकी जो उद्देश्य 12th प्लान था वह 2012 से 17 तक था, लेकिन 15 में ख़त्म कर दिया गया। इसे आगे तक चला गया था, लेकिन नीति आयोग आ गया। यहाँ से याद रखिएगा कि इसका जो उद्देश्य था वह था तीव्रतर, संपोषीय और अधिक समावेशी विकास, फास्ट, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। पहला तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि जीडीपी वृद्धि दर कितना, तो 8.2%। कृषि क्षेत्र में कितना, तो 4%। उद्योग क्षेत्र में कितना, 8.1%। और सेवा क्षेत्र में कितना, तो आपका 9.1। तो यहाँ लिखिएगा, लिख लीजिए एक जगह, जीडीपी वृद्धि दर 8.2%। एग्रीकल्चर कितना, क्वेश्चन पूछता है 4%। उद्योग क्षेत्र में विकास दर 8.1% और सेवा क्षेत्र में कितना, 9.1%। और एक बार क्वेश्चन यह भी पूछ दिया था कि 12th प्लान में निवेश दर कितना लक्षित किया गया, तो निवेश दर जो है लक्षित किया गया वो है 38.7%। और इस पंचवर्षीय योजना में जो है ये कहा गया कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा जो है, जो राजकोषीय घाटा है उसको जीडीपी के 3.5% तक जो है सीमित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। अर्थात जो 12th प्लान था उसमें चालू खाते के घाटे जीडीपी के 2.5 तक निर्धारित किया गया। ये दो चीज़ याद रखिए। पहला कि जो केंद्रीय राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी के कितना % तक सीमित करने की बात की गई, 3.25। और चालू खाते के घाटे जीडीपी का 2.5% तक। बस इतना याद रखना है 5th प्लान में। और नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं जो प्रश्न आते हैं। अब यहाँ से प्रश्न पूछ देता है, अक्सर देखने को मिलता है कि जो 12th प्लान चला, तो जो 12th प्लान चला उस 12th प्लान में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, 1 प्लान से लेके 12 प्लान तक, उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, तो लक्ष्य निर्धारित में कम वृद्धि दर किसको मिला, किस किस प्लान को कम वृद्धि मिला? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से कम वृद्धि दर हुआ? लक्ष्य से कम वृद्धि दर, जैसे मान लीजिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य कितना था, 4.5%। अब मिला कितना, 4.3%। तो वो कौन कौन सी योजना है, कौन कौन सा है, इसको हम देखेंगे। ये देखिए कितना इजी में आप याद हो जाएगा। सिर्फ कम वाले 2, 3, 4, 4 और 3, 7, 7 और 2, 9, 9, 10, 11। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य से कम वृद्धि दर प्राप्त हुई। लक्ष्य से ज्यादा क्यों? पहली पंचवर्षीय योजना जोश ज्यादा तो होगा ही। अब बाकी जो बचा
पहली पंचवर्षीय योजना लक्ष्य से अधिक वृद्धि दर प्राप्त होता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना बहुत अधिक प्राप्त होता है। लक्ष्य था इसका, पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित था 2.1%। अब प्राप्त कितना होता है पता है? 3.6%। समझिए, तो आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछता है किसका किसका लक्ष्य जो है से कम पाया गया, तो आप याद रखेंगे पहले 2, 3, 4 और जोड़ दीजिए 4 और 3 कितना हुआ? 7, 7 और 2 9, फिर लिख दीजिए 9, 10, 11। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, लक्ष्य से कम प्राप्त मिला। लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुआ, इसके डाटा नहीं पूछेंगे, इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे। जो नहीं पूछेगा नहीं बताएंगे। यदि जानकारी लेना हो तो इसके लिए हम बहुत बेहतरीन की तरह क्लास लेंगे, एक एक चीज़ बता देंगे, उसमें पूरा पढ़ लीजिएगा। यदि आप पंचवर्षीय योजना से इतना यदि आप याद रखते हैं, 100% गारंटी है इससे बाहर प्रश्न पंचवर्षीय योजना से नहीं पूछेगा। आप इतना याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना आपकी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना खत्म, इकोनॉमिक्स का ये सेक्शन। अब हम जो है लाएंगे, यदि होगा तो बैंकिंग सिस्टम पे एक दिन क्लास लाएंगे, उस पर पूछ लिया जाएगा, उस पर बता दिया जाएगा। थोड़ा लक्ष्य निर्धारित ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, योजना देख लीजिएगा। ठीक है, और इस प्रकार आपका प्लानिंग का मिशन ख़त्म है। जो बंधु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, और इस दोनों सेक्शन को नहीं देखना है, बाकी ये सब देख लीजिए, कलावधि थोड़ा देख लीजिए, मॉडल देख लीजिए, केंद्र बिंदु बाकी जो है बता दिए हैं, इसको थोड़ा याद रखिए और आपके प्रश्न एक भी नहीं छूटेंगे। बाकी यदि कोई दिक्कत हो बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत हो बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।